मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी सुचारू तौर पर जारी होगा। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज कक्षा 9। क्षितिज जो आपकी पाठ्य पुस्तक है और ये आपके पाठ्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसका मतलब होता है धरती और आसमान का मिलन बिंदु। पाठ संख्या 17 है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके कवि हैं राजेश जोशी जी। काव्यखंड यानी पद्य में इसका उल्लेख है। भाग 1 है और आपके सर का नाम भी आप देख पा रहे हैं। राजेश जोशी का व्यक्तित्व का मतलब होता है उनका जीवन परिचय। राजेश जोशी का जन्म कहाँ हुआ और कर्तृत्व का मतलब होता है उनकी रचनाएं, कौन कौन सी उन्होंने रचनाएं लिखी। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि राजेश जोशी का जन्म सन 1946 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। यानी मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है कौन सा, नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। वे पढ़ाई पूरी करने के बाद पहले पत्रकारिता की तरफ बढ़े। जैसे उन्होंने अपना अध्ययन कार्य कंप्लीट किया तो वे फिर पत्रकार बन गए। बाद में अध्यापन शब्द बना अधि प्लस आपन, यण संधि हो रहा है इसमें, अधि प्लस आपन। बाद में अध्यापन की तरफ मुड़े, साथ ही साथ उनका साहित्य लेखन भी होता रहा और धीरे धीरे वो साहित्य की तरफ भी मुड़ गए। हिंदी साहित्य में अनेक पुस्तकें भी उन्होंने लेखन कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने न केवल लेख लिखे बल्कि कविताएं, बहुत बढ़िया बढ़िया कविताएं लिखी है, कहानियाँ। समीक्षाएं का मतलब होता है गुण और दोष। समीक्षा का मतलब होता है गुण व दोष, जिसमें गुण व दोषों का क्या किया जाता है, विवेचन किया जाता है, उसे बोलते हैं समीक्षा। यानी ये बुक्स अच्छी है या खराब है, ये रचना में कौन कौन सी कमियां, कौन कौन सी खूबियां। नाटक और नाट्य रूपांतरण भी लिखे। उन्हें लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का भी अवसर मिला। जो छोटी फिल्में आती है 7-7, 8-8 मिनट की, उसमें उन्होंने स्टोरी लेखन का कार्य भी किया। और आप थे राजेश जोशी जी। उन्होंने अनुवाद भी किए तथा प्रसिद्ध कवियों की कृतियों की पद्धतियों पर स्वतंत्र अनुरचना भी की। मतलब बहुत सारे बड़े बड़े राइटर हैं, उनकी रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। जैसे मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद किस नाम से किया, पतलून पहिना बादल। मायाकोव्स्की की एक कविता थी जिसका नाम से इन्होंने अनुवाद किया। भर्तृहरि की कविताओं का अनुकरण करके भूमि पर कल्पतरु यह है। यानी भर्तृहरि की कविताओं का किस नाम से अनुवाद किया, भूमि पर कल्पतरु यह नामक अनुरचना लिखी। उनकी कविताओं के अनुवाद न केवल भारतीय भाषाओं में हुए बल्कि अंग्रेजी में हुए, रूसी में हुए और जर्मन भाषाओं में भी उनकी कविताओं के अनुवाद देखने को मिलते हैं। राजेश जोशी द्वारा रचित काव्य कृतियाँ निम्नलिखित है। एक दिन बोलेंगे पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। इन कृतियों पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सी कृति पर, तो देखिएगा, दो पंक्तियों के बीच। इन कृतियों पर यानी केवल और केवल मुख्य कृति यही है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके साहित्य की क्या क्या विशेषताएं थी ये भी आप जान लीजिएगा। राजेश जोशी सामाजिक रचनाकार है। सामाजिक शब्द बना है समाज प्लस एक, यानी ये समाज के रचनाकार है। उनकी कविताओं में सामाजिक सद्भाव के प्रति गहरी आस्था झलकती है। वे जहाँ भी मानवता पर संकट देखते हैं वहाँ न केवल गहरे दर्द से तड़पते हैं बल्कि संकट को दूर करने के लिए संघर्ष करते हैं। उनका दर्द आस्थाओं में से जन्मा है, न कि अनास्था से। वे हमेशा सर्जन का मतलब होता है निर्माण। वे हमेशा ही निर्माण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उन्हें निराशा में भी आशा की प्रबल संभावना नजर आती है। जो निराशा है उसमें भी उनको आशा की प्रबल संभावना नजर आती है। कुल मिला के हम यूँ कह सकते हैं कि राजेश जोशी जी बहुत ही आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण को साथ लेकर चलने वाले एक महत्वपूर्ण हिंदी के हस्ताक्षर कवि माने जाते हैं।
जोशी जी की भाषा सहजता से युक्त है, इसमें किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं है या दिखावटीपन नहीं है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बाणी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्य में आत्मीयता और लयात्मकता है, आत्मीयता भी है और लयात्मकता भी है, तथा मानवता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी उनके काव्य में है। उनके द्वारा प्रस्तुत चित्र और बिंब भी अति प्लस अंत, अत्यंत शब्द बनाए, अति प्लस अंत स्वाभाविक बन पड़े हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता को आप देख रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि इस हम लोग कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में भी यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो शीत ऋतु में कोहरा छाया हुआ है, धुंध छाई हुई है, फिर भी वो मजदूरी के लिए 2 जून की रोटी के लिए काम पर जा रहे हैं। उन्हें खाने के लिए रोटी नसीब नहीं होती है, उनके ऊपर परिवार का दायित्व इस उम्र में ही उनके कंधों पर आ गए हैं। लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमारे समाज को देखना चाहिए, मीडिया बंधुओं को अखबार में उनका विवरण नहीं बल्कि इसको कैसे रोका जाना चाहिए, इस पर बहस करनी चाहिए, इस पर लिखना चाहिए। और हमारे आसपास में अगर छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको रोकें, उनके माता पिता को समझाएं, उन्हें शिक्षा की तरफ अग्रसर करें और हो सके तो इतना दायित्व भी निभा दीजिएगा कि उनकी जो शिक्षा का खर्चा है, जिम्मेदारियां हैं, वो भी आप खुद उठाइए। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, समझिएगा, बहुत नाजुक बात करें। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं कि सड़कें कोहरे से ढकी हुई है, चारों तरफ धुंध ही धुंध है और ऐसी स्थिति में छोटे छोटे बच्चे मजदूरी के लिए काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह जा रहे हैं और देखिएगा, जो वक्त बच्चों का खेलने का, कूदने का, दूध पीने का, खाना खाने का, परिवार के साथ व्यतीत करने का होता है, उस वक्त में भी सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। दुर्भाग्य है इस आधुनिक भारत का कि इस वक्त भी यहाँ बच्चे एजुकेशन यानी शिक्षा की ओर नहीं जा रहे हैं बल्कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण शब्द यहाँ, कोहरे से ढकी सड़क पर सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। हमारे समय का मतलब है वर्तमान समय की सबसे भयानक पंक्ति यही है। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। और ये बात भी एक भयानक है कि ये जो बच्चे काम पर जा रहे हैं इसे अखबार वाले विवरण की तरह लिख देते हैं। कैसे? 25 बच्चे बाल श्रमिक काम पर जा रहे हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, ये बहुत भयंकर है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। मीडिया कर्मी ये लिखे अखबार वाले कि इसको इस रूप में लिखना चाहिए, किस रूप में, कि इतने बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे और छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। मीडिया कर्मी का यह दायित्व बनता है कि उनको इसी रूप में लिखना चाहिए, बल्कि विवरण के तौर पर वह उसे नहीं लिखे तो बेहतर है। अन्यथा ये बहुत ज़्यादा भयंकर बात है। अखबार वाले छापते तो हैं लेकिन यही छापते हैं कि 27 बच्चे 40 बच्चे बाल श्रमिक पर जा रहे हैं, बल्कि उनको ये छापना चाहिए कि ये क्यों जा रहे हैं, इनको कैसे रोकना चाहिए, इस हिसाब से उनको प्रश्न करना चाहिए। बच्चों को काम के लिए जाना पड़ रहा है, इस कटु सच्चाई पर कवि अपनी भावना व्यक्त कर रहा है। जो अभी हम पढ़ चुके उन पंक्तियों में ये बात मैंने आपको बताया भी, और यही बात राजेश जोशी जी प्रकट करना चाह रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें। देखिएगा, अब राजेश जोशी जी ये कह रहे हैं कि बच्चे आजकल गेंद नहीं खेलते हैं, ये मजदूर बच्चे गेंद कहाँ से खेलेंगे। हो सकता है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें। जिन गेंदों से बच्चे खेला करते थे, क्या वो सारी की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई है, यानी अंतरिक्ष में चली गई है।
क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या दीमक ने सारी रंग बिरंगी, जिस उम्र में बच्चे चित्र देखते थे किताबों में, क्या उन सारी की सारी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्यों नहीं देख पाते बच्चे रंग बिरंगी चित्र? क्यों नहीं बच्चे गेंद से खेल पाते हैं? ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। और इस समय आधुनिक भारत में जब हम विश्व शक्ति की बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? या ये भी हो सकता है कि ये जो मजदूर बच्चे जो सुबह सुबह जा रहे हैं काम करने के लिए, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? खिलौने क्या रहे नहीं क्या? बच्चे जिस उम्र में खिलौने से खेला करते थे उस उम्र में मजदूरी के लिए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि काले पहाड़ों के नीचे पूरे के पूरे खिलौने खो गए होंगे, गुम गए होंगे, दब गए होंगे। क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें? यह भी हो सकता है। अरे छोटे बच्चे मदरसों में पढ़ने के लिए जाते थे, तो यहाँ लेखक प्रश्न कर रहे हैं कि हो सकता है मदरसों भी गायब हो गए हैं। हो सकता है कि सारे के सारे मदरसे किसी भूकंप में ढह गए हों। आज बच्चे मदरसों की तरफ भी नहीं जा पा रहे, सरकारी विद्यालय में नहीं जा पा रहे। ये क्या हो रहा है? बेचारे मजदूरी करे या सरकारी विद्यालयों में जाए। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन, सारे मैदान जिसमें शाम होते बच्चे की उछल कूद, उनकी आवाज से पूरा का पूरा मैदान गूंज उठता था, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या अचानक ही वो सारे के सारे खत्म हो गए? सब कुछ खत्म हो गए क्या? क्या हो रहा है इस देश में? बच्चे मजदूरों के लिए क्यों जा रहे हैं? क्या व्यवस्थाएं हैं? हम लोगों को सोचना चाहिए, लेकिन अखबार वाले उसे विवरण की तरह प्रस्तुत करते हैं, बल्कि उसको सवाल की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि आज के बच्चों के लिए न तो कोई गेंद है, न बगीचा है, न उद्यान है, न घर का आंगन है, कुछ भी नहीं है। इसलिए लेखक ये प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि ऐसे बच्चों को हम शिक्षा की ओर अग्रसर करें और मजदूरी से उनको वंचित करें? वो अगर मान लीजिए एजुकेशन होगी तो बच्चे आराम से वैसे ही मजदूरी करके खा लेंगे बाद में। इस अंश में कवि बाल मजदूरों की निंदनीय परंपरा पर व्यंग्य किया। जो बाल मजदूर होते हैं ना, छोटे छोटे, उनकी दशा के ऊपर लेखक ने व्यंग्य किया है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मालूम यानी यथावत वैसे की वैसी रहती है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हम लोग दुनिया के सामने कहते हैं कि बाल श्रम को रोकना चाहिए, छोटे बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें हस्ब मालूम यानी ऐसी कैसी रहती है। हम कितना भी जोर लगा ले, लेकिन हम बदल नहीं पाते हैं। ओ देखो, तो फिर बचाई क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये है कि सारी चीज़ें हस्ब मालूम जैसी है वैसी आ रही है। आज से 60 साल पहले भी बाल श्रम था, आज हम विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, आज भी देश में बाल श्रम है, यथावत है। कोई पता ही नहीं चलता चेंज, परिवर्तन कैसे किया जाए। पर दुनिया के हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। आज भी सड़क पर छोटे छोटे बच्चों की टोलियां काम करने के लिए जा रही है। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है इस देश का। साथियों, इसको बदलने का वक्त हो चला है। कवि ने व्यंग्य किया है कि सभी साधन उपलब्ध होते हुए भी बाल मजदूरी का जारी रहना एक भयानक और लज्जाजनक स्थिति है। और उस देश के लिए, जिस देश को हम लोग एक बहुत सुनहरे दर्शन के लिए सुनहरी नजरों से देखते हैं। देखिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। ये था साथियों आपका कौन सा, राजेश जोशी जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता, बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी ये वक्त कब आएगा जब बच्चे काम करना बंद करेंगे, बाल मजदूरी, बाल श्रम से हम लोगों को निजात मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम लोग सिर्फ बातें करते हैं, स्थिति यथावत है। अखबार वाले छापते हैं लेकिन सवाल नहीं करते। हमारे प्रशासन, हमारे शासन, हमारे देश के
तंत्र के खिलाफ हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आवाज़ उठाएंगे तो निस्संदेह रूप से राजेश जोशी जी की ये कविता हमारे जीवन में सार्थकता पैदा करेगी और बाल श्रमिक जो मजदूरी पर जाते हैं वो उन पर काफ़ी हद तक विराम लग पाएगा। मुझे उम्मीद है कि टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।